अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाज़ेब। लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर जान बलोच किसकी पुष्पनाई से कराची में जराइम करते रहे, किसके जरिए पुलिस में अहम तैनातियां करवाते रहे। आज सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उज़ैर जान बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट आम कर दी है और तवक्को यह की जा रही थी कि इस रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के नाम सामने आएंगे। ये तासुर इसलिए भी मजबूत हुआ क्योंकि वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट्स आम करवाने के लिए काफी अरसे से सरगर्म रहे हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा भी किया और इन रिपोर्ट्स को अवाम के सामने लाया जाए, ये उनकी इल्तिजा थी क्योंकि इनमें साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के मुजरिमों से ताल्लुकात साबित होते हैं। ये अली जैदी का मौकिफ था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में उनके हक में फैसला आने के बावजूद सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और रिपोर्ट्स पब्लिक करने से इनकार किया, जिसके बाद कौमी असम्बली में अली जैदी ने चंद रोज पहले उज़ैर बलोच के JIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए और यहां तक दावा किया कि यह तमाम बातें JIT रिपोर्ट में लिखी गई हैं कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PP लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पे तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, उज़ैर OS मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari। एक साहब हैं, उनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर हैं। उनके कहने पे लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया जो कि 20 लाख रुपए इनको देता था और करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। अली जैदी के बयान के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से मुर्तजा वहाब ने ऐलान किया कि ये तमाम रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी और चैलेंज किया कि अली जैदी अपने इल्जामात इन रिपोर्ट्स में साबित करके दिखाएं क्योंकि ऐसी कोई बात JIT में मौजूद नहीं। तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। मैं आपके सामने ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत का जिक्र हो। आज उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत के महकमे दाखिला के पेज पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें उज़ैर जान बलोच और निसार मुराई के बहुत से इंकशाफात मौजूद हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुलव्विस होने का कोई तस्करा नहीं। निसार मुराई और साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के रवाबित, असले के लेन देन और मुजरिमाना सरगर्मियों का जिक्र तो है, लेकिन किसी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कोई जिक्र नहीं। अहम बात यह भी है कि निसार मुराई की JIT रिपोर्ट पर 2 मेंबरान के दस्तखत मौजूद नहीं, लेकिन अहम सवाल यह है कि अली जैदी कौन सी JIT रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे? क्या एक से ज्यादा JIT रिपोर्ट्स हैं? क्या सिंध हुकूमत JIT रिपोर्ट में तब्दीली कर सकती है? और क्या अली जैदी को गलत मालूमात फराम की गई? अली जैदी ने ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि वो अपने अल्फाज पर कायम हैं। कल वो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम हकायक से पर्दा उठाएंगे और अपने दावों के जो उन्होंने दावे किए थे उसके शवाहिद भी देंगे। लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि JIT रिपोर्ट्स में से अहम मालूमात निकाल दी गई हैं। बिल्कुल ठीक, मैं आपको कल दिखाऊंगा किसके किसके कहां दस्तखत हैं इंशाल्लाह। सो आपको लगता है कि एक और JIT भी है? सर देखें, मैं आई सेड टू यू, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैंने जो असेंबली के फ्लोर पे कहा है, जो मैं इतने साल से कहता आ रहा हूं, आई स्टैंड बाय, मैं उस पे खड़ा हूं अभी भी। आपको मैं अभी तो ये मूवी का पार्ट 1 नहीं है, ट्रेलर है। अभी कल मूवी पूरी इंशाल्लाह देखेंगे और उसमें फिर ट्रेलर के साथ साथ मूवी भी देखेंगे। और अब यहां पर सवाल यह है कि अली जैदी कौन सी JIT की बात कर रहे हैं, उन्हें यह रिपोर्ट कहां से मिली? 3 दिन पहले दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया था कि उनको यह रिपोर्ट सोशल मीडिया से मिली। जब ये JIT उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की टीवी के ऊपर चलना शुरू हो गई एक्सट्रैक्ट, हम तो बड़े परेशान हुए। फिर हमें कोई सोशल मीडिया पे मिल गई कोई JIT ये आ रही। जब आप उसका मुताला करें उन JIT का जिनके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हुए, उसमें तो बड़ी खतरनाक बातें लिखी हैं। जब मैं कोर्ट पे चला गया तो इन्होंने जाके टीवी के ऊपर ये कहते रहे कि जी हमको कोर्ट ऑर्डर देगी तो हम दे देंगे,
कोर्ट के अंदर इन्होंने प्ली क्या ली, सिंध हाई कोर्ट में ये प्ली ली थी इन्होंने कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी जेपटी में आ जाएगी। अगर ये इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और था तो फिर आज दिखा के रिलीज क्यों? अब कल तक का इंतजार करना होगा कि वफाकी वजीर अली जैदी कौन से हकाइक सामने लाएंगे, लेकिन उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JIT में जो अहम इंकिशाफात किए गए हैं वो भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि तहकीकाती रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा NQM हकीकी को पैसे और असला फराम करते रहे, जबकि उज़ैर बलोच अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान के तबादले करवाते रहे, भत्ता वसूल करते रहे, जराइम करते रहे। लेकिन यह सब किसकी इमा पर और किसकी पुष्पनाई से हुआ ये नहीं लिखा गया। उज़ैर बलोच की JIT में और कौन से अहम इंकिशाफात हैं उनकी तफसीलात से पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि उज़ैर जान बलोच कौन है। लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच ने 2001 के इंतखाबात में लियारी के नाज़िम की हैसियत से सियासत में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पीपल्स पार्टी के कट्टर कारकुन हबीब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद और फैजू मामा के बेटे उज़ैर ने 2003 में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद पप्पू के हाथों अपने वालिद के कत्ल के फौरन बाद जराइम की दुनिया में कदम रख दिया ताकि अपने वालिद के कत्ल का बदला ले सके। अरशद पप्पू उज़ैर बलोच के कज़न अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुर्रहमान डकैत का हरीफ समझा जाता था। अब्दुर्रहमान और अरशद पप्पू गैंग के दरमियान लियारी में मंशियात एक तवील अरसे तक गैंग वार जारी रही। अदालत में वालिद के मुकदमे की पैरवी के दौरान उज़ैर बलोच को अरशद पप्पू गैंग से धमकियां मौसूल हुई, जिस पर अब्दुर्रहमान डकैत ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। पुलिस इनकाउंटर में अब्दुर्रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर गैंग में मरकजी किरदार के तौर पर उभर कर सामने आया और तमाम गैंग के बाहमी इत्तेफाक राय से बिला मुकाबला गैंग का नया सरबराह मुकर्रर हुआ। गैर एलानिया तौर पर पीपल्स अमन कमेटी से वाबस्तगी रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2012 तक उज़ैर बलोच को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही, लेकिन इस मौका पर हालात ने करवट ली। टप्पी के नाम से मशहूर अवैस मुजफ्फर टप्पी लियारी से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उज़ैर बलोच ने उसकी ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी और अमन कमेटी के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और हंगामी बुनियादों पर अप्रैल 2012 में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो मकामी लोगों और अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मुकम्मल सियासी मकासद की वजह से किया गया। एक हफ्ते में ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया और पीपल्स पार्टी को उज़ैर के मुतालबात के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। उज़ैर ने मुतालबा किया था कि 2013 के आम इंतखाबात में उसके मुंतखब करदा उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी टिकट देगी। उज़ैर बलोच पर अब तक 55 से ज़ायद मुकदमात दर्ज है, जिनमें बत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, असलहा ऑर्डिनेंस समेत दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। वाज़ेह है कि कराची में लियारी गैंग वार के अहम किरदार उज़ैर बलोच से इंटेलिजेंस और पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने 2016 में तहकीकात की, जिनमें यह इंकिशाफ किया गया है कि उज़ैर बलोच ने 198 कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया, जिनमें गैंग वार्स के साथ साथ सियासी बुनियादों पर किए जाने वाले कत्ल भी शामिल हैं। इसके अलावा उज़ैर बलोच ने पुलिस एहलकारों की मदद से गैंग वार के एक अहम किरदार अरशद पप्पू के अगवा और कत्ल समेत 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल, पुलिस पर हमलों और 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल, शेरशाह कबाड़ी मार्केट में भत्ते की वसूली और ताजरों के कत्ल का भी एतराफ किया। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने दौरान तफ्तीश ईरानी शहरियत रखने और ईरानी इंटेलिजेंस इदारों से रवाबित का भी एतराफ किया। उज़ैर बलोच ने JIT को बताया कि 2014 में ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम ने उन्हें हसास मालूमात फराम करने के लिए कहा और इसी बिना पर उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमा चला और 12 साल की कैद की सजा उन्हें हुई। अहम सवालात उठ रहे हैं जिन पर तफसीली बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी से, जबकि हबीब जान बलोच भी हमारे साथ हैं, जो किसी वक्त में उज़ैर बलोच के बड़े करीबी साथी थे और लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात भी लड़ चुके हैं। लेकिन पहले इस मामले पर बात करेंगे हम कराची से हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन से। हमें कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात वो देंगे कि क्या अली जैदी का दावा दुरुस्त है या सिंध हुकूमत का। आरफीन, ये बताइएगा कि अली जैदी कह रहे हैं कि एक से ज्यादा JIT रिपोर्ट मौजूद है, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की टॉप टियर की लीडरशिप इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी के नाम JIT रिपोर्ट से निकाल दिए गए हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, शेयर कीजिएगा हमसे। आदिल, देखें, जहाँ तक JIT की बात है तो JIT तो सिर्फ एक ही बन सकती है, 2-3 JIT नहीं बन सकती, ना ही उसके वर्जन्स बन सकते हैं। तो जो JIT, अगर उज़ैर बलोच की बात की जाए तो जो JIT
सिंध गवर्नमेंट ने आज अपलोड की है अपनी होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, या जो लीक की गई मीडिया को, वही असल JIT कहलाएगी। जो मेरी मालूमात के मुताबिक और जो हम अपनी स्क्रीन पर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये वो पेपर है जो कि अली जैदी के पास, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये वही कॉपी है जो अली जैदी के पास मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर सिर्फ फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो नुमाइंदे थे, जो जिन्होंने JIT में हिस्सा लिया था, जो उज़ैर बलोच से पूछताछ कर रहे थे, उनके साइन मौजूद हैं। इस JIT के अंदर जो CTT के नुमाइंदा था और जो स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा था, और सबसे बढ़ के जो चेयरमैन JIT था फ़िदा हुसैन जावरी, जो आज भी SSP वेस्ट इस वक्त तैनात है कराची के अंदर, उनके साइन मौजूद नहीं हैं। तो जॉइंट इंटेरोगेशन टीम का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो पूरी मुख्तलिफ महकमों के जो लोग हैं, जो उसके नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद हैं, वो किसी बात पे एक एग्री करते हैं कि या तो उसमें जो अक्यूज़ होता है उसको 3 तरीके से उसको डिक्लेयर किया जाता है, या उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है वाइट कह के, या उससे ग्रे कहा जाता है कि ये मशकूक आदमी है, या उसे ब्लैक किया जाता है जिसका मकसद होता है कि ये आदमी जुर्म किया है और उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स करने की ज़रूरत है। तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक अली जैदी के पास वो एक ड्राफ्ट मौजूद है JIT का, जिसके ऊपर चेयरमैन ने, CTT ने और सिंध पुलिस के जो लोग थे उन्होंने साइन नहीं किए थे, लेकिन उसके ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे के साइन थे, उसके ऊपर ISI के नुमाइंदे के साइन थे, उस पर रेंजर्स के नुमाइंदे के साइन थे, और जिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे के साइन थे। अब ये एक लीगल बहस है, ये मैं एज सहाफ़ी नहीं इसको डिस्कस कर सकता कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम और जो JIT मौजूद है अली जैदी के पास, उसके अंदर वो सारे इल्ज़ामात मौजूद हैं। उसमें अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब के भी नाम ले सकते हैं, फरियाल टालपुर साहबा का भी नाम ले सकते हैं, उसमें आदिल पटेल साहब का भी नाम ले सकते हैं, शरील इनाम मेमन का भी नाम ले सकते हैं, उसमें अवैस मुजफ्फर टप्पी का भी नाम ले सकते हैं, और दीगर लोग उनका भी आप नाम उसके अंदर देख सकते हैं, और वो हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। अगर इसके लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आज निसार मुराई की जो JIT आज पब्लिश की है होम डिपार्टमेंट ने की वेबसाइट पे, उसके अंदर भी देखें तो हैरत अंगेज़ तौर पे उसके ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस और रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के नुमाइंदों के साइन नहीं हैं। तो अब ये भी एक कानूनी नुक्ता है कि क्या इसे हम कह सकते हैं ये मुकम्मल JIT है। इसके ऊपर चेयरमैन के साइन भी है, जिसके जो चेयरमैन थे वो उस वक्त के SSP मलीर रावनवार साहब थे, उसके ऊपर ISI के नुमाइंदे के साइन भी मौजूद हैं, उसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे के साइन भी मौजूद है, CTT के नुमाइंदे के साइन भी मौजूद है, और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे के भी साइन मौजूद है। लेकिन उस पर मैं एक दफ़ा दोबारा से अर्ज़ करूँ कि उस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और रेंजर्स के नुमाइंदे के साइन नहीं है। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक बिलखुसूस रेंजर्स इस JIT से, इसके अंदर जो नुकात रखे गए, जो इसके अंदर फाइंडिंग्स रखी गई, वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, और वो ये चाहते थे कि इसके अंदर और चीज़ें ऐड की जाएँ और इसके अंदर और चीज़ें शामिल की जाएँ। लेकिन जो दीगर लोग थे वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे, बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे इसके अंदर मौजूद थे वो उन बातों से मुत्तफ़िक़ नहीं थे। तो अब अगर देखा जाए तो मामला 50-50 हो चुका है। एक हाथ के ऊपर जो उज़ैर बलोच की JIT है जो साइन नहीं है, और अब दूसरी तरफ निसार मुराई की JIT आ चुकी है जिसके ऊपर 2 लोगों को साइन नहीं है। तो अब ये कानूनी मसला है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि क्या ये दोनों JIT मुकम्मल कही जा सकती हैं, क्योंकि उज़ैर बलोच की JIT में तो ये हुआ कि एक ऐसी JIT सामने आई, एक JIT का ऐसा ड्राफ्ट सामने आया जिसके अंदर तमाम मेंबरान के साइन थे। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या निसार मुराई की जो JIT है उसे मुकम्मल कहा जा सकता है या उसके ऊपर मज़ीद सवालात करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात एक और भी है कि जो कानूनी शहादत है और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है उसके अंदर जॉइंट इंटेरोगेशन टीम के जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो उसकी रिपोर्ट बनती है, उसकी कोई ख़ास वैल्यू हमें नज़र नहीं आती कि जिसकी बेस पे ये कहा जाए किसी मुलजिम को सज़ा मिल जाए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की गई है, अली जैदी साहब की भी जाने से भी की गई। हालांकि अगर अली जैदी साहब जिस बात पे बहस कर रहे हैं बिलखुसूस उज़ैर बलोच के JIT के बारे में, तो वो जो JIT सामने आई है जिसमें सब मुख्तलिफ है उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन 164 के तहत दफ़ा 164 के तहत दिए गए मजिस्ट्रेट के सामने बयान में उज़ैर बलोच ने वो तमाम बातें की थी जो दूसरी JIT के जो एक ड्राफ्ट मौजूद है अली जैदी साहब के पास, वो तमाम बातें 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने उज़ैर बलोच ने दी हैं। यहाँ एक और भी नुकता अहम है कि जो दफ़ा 164 के तहत जो बयान दिया गया, जो माहिरीन हैं, जो वकला हज़रात हैं, वो ये सवाल करते हैं कि क्या जिस वक्त दफ़ा 164 के तहत जो उज़ैर बलोच ने बयान दिया, जो मुख्तलिफ़ लोगों पे इल्ज़ामात आयद किए, जो मुलजिम ठहराया कि वो किस तरह से लोगों को भत्ता पहुँचाते थे, उनके मफादात के लिए काम करते थे, जिन पे वो इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, क्या वो उस वक़्त
जिस वक्त ये बयान उनसे लिया जा रहा था दफ़ा 164 के तहत, वो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, ये एक बहुत कानूनी नुकता है। सैयद आरफीन बड़ी एक्सक्लूसिव और तफसीली मालूमात नाज़रीन हमारे हम न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ हमें फराम कर रहे थे। बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया कि अली जैदी के पास जो JIT मौजूद है उस पर सिवाय एक इदारे के या शख्स के किसी और के दस्तखत नहीं हैं, तो उस JIT की हैसियत क्या होगी? क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो JIT जारी की है उसमें अलबत्ता ये है कि पीपल्स पार्टी की जो टॉप टीयर लीडरशिप है इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, उनके नाम शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैयद आरफीन ने एक बड़ा अहम सवाल ये भी उठाया कि उज़ैर बलोच ने अपने एहतराफी बयान में जो बातें की हैं वो इस JIT का हिस्सा नहीं है, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से आज महकमे दाखिला की वेबसाइट पर जारी की गई है। इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, जबकि हबीब जान बलोच साहब जो कि फ्रेंड्स ऑफ लियारी में थे, किसी वक्त में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे, उज़ैर बलोच के करीबी साथी भी समझे जाते थे। लंदन से वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सैयद आरिफीन हमारे साथ मौजूद थे, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, और हमने काफ़ी तफसीली बात की JIT की रिपोर्ट आज जो उज़ैर बलोच की सामने आई है, और उसमें अली जैदी साहब की तरफ से क्लेम दूसरा भी आ गया है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि इस JIT से पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप जो है उसके नाम भी निकाल लिए गए। क्योंकि आपको याद दिलाते चले, चंद दिन पहले अली जैदी साहब ने हल्फियन असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि उसमें आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे लोगों के नाम शामिल हैं जो कि उज़ैर बलोच को फैसिलिटेट करते रहे, उनको असला पहुंचाते रहे, उनके कहने पे मुख्तलिफ थानों में SHOs तैनात करते रहे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वजीर भी हैं। सईद गनी साहब, ये मामला क्या है? एक तो सिंध हुकूमत जब गई सिंध हाई कोर्ट में, आपने प्ली ये ली कि नेशनल सिक्योरिटी को इससे लाहक जो खदशात हैं उसकी वजह से JIT को पब्लिक ना किया जाए। वहाँ पे सिंध हुकूमत केस हार गई, फिर आपने उस पर अपील कर दी, लेकिन अचानक फिर क्यों फैसला किया गया कि इन JIT को सिंध गवर्नमेंट पब्लिक कर रही है? अगर नेशनल सिक्योरिटी या खदशात का ही मसला था तो फिर पब्लिक करने का फैसला क्यों किया गया? JITs तो अब आपके सामने आ रही हैं, और अगर अली जैदी साहब कहते हैं कि नाम निकाले गए तो देखिए उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, और ये उसी वक्त सबमिट हुई है जब ये मुकम्मल हुई थी। कोई आजकल की बात नहीं है कि उसको हमने कोई टेम्पर किया हो, चेंज किया हो। ये जिस वक्त की जो भी डेट्स थी मुझे यकीन नहीं पता, लेकिन उस वक्त जब कंप्लीट हुई तो ये सबमिट कर दी गई दस्तखत करके, जो लोग उस JIT के मेंबर से उन्होंने कर दिए। अब अली जैदी साहब अगर वो कह रहे हैं कि जी नाम निकाले गए तो ये उनके अपनी मंतक है, वो उसको साबित करें कि ये गलत है, चूंकि उसके अंदर तमाम इदारों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस पर दस्तखत किए। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमने सिंध हाई कोर्ट में इसकी मुखालफत की, देखें अभी अगर आपने ये JIT देखी होगी तो उज़ैर बलोच के ईरान के साथ ताल्लुकात की बात जरूर उसके तक मौजूद है। हम ये समझते हैं बतौर एक जिम्मेदार सियासी जमात के, एक जिम्मेदार हुकूमत के, कि अगर ये कोई इश्यूज इस किस्म के हैं तो हम उसे पब्लिक ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं या जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके थ्रू बातचीत होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये बातें ठीक हैं कि गलत हैं, और अगर सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो जो भी। लेकिन अब अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया है तो यकीनन इसके अंदर ये बात जरूर सामने आएगी, और आपके जो पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात हैं वो उस पर जरूर सवालात भी उठेंगे, उसमें परेशानी भी होगी। सिवाय इसके और कोई वजह ऐसी नहीं थी कि हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते थे। और दूसरी एक चीज और भी है जो वकील कहते हैं, मैं तो चूंकि वकील नहीं हूँ, कि JIT जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन उसी तरह की होती है जिस तरह पुलिस किसी भी मुकदमे में किसी भी मुलजिम से इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक इदारे से ज्यादा मुख्तलिफ लोग जो है वो शामिल होते हैं और वो मिलकर तहकीकात करते हैं। इस किस्म की तहकीकाती रिपोर्ट को कभी भी अदालतें जो है वो इतनी अहमियत नहीं देती, और जो ड्यू प्रोसेस होता है कानून का उस दौरान में चीजें सामने आती हैं उसके मुताबिक वो फिर अदालतें फैसले दे देती हैं। तो बहरहाल अब अली जैदी साहब को चूंकि वो था शौक कि ये पब्लिक होनी चाहिए, और हमने इसलिए किया कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो हवा में लहरा कर हमारी पार्टी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाए। हम अगर पब्लिक ना कर दे तो शायद ये तासुर मजीद तक पकड़ता है कि जो अली जैदी साहब कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक हैं। हमने ये बातें साबित कर दी थी कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, झूठ है। हकीकत में जो JITs है वो ये हमने पब्लिक कर दी।
ठीक। अच्छा सईद गनी साहब, दो आपने बड़ी अहम बातें की। एक तो ये कि जो हमारी अपनी भी मालूमात हैं और सैयद आरफीन ने इस पर खबर भी ब्रेक की है कि जो अली जैदी के पास इस वक्त डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसे वो कह रहे हैं कि ये JIT है, जिसे टेम्पर किया गया या जो भी ये उनका दावा हो सकता है, उस पर सिवाय एक के कई दस्तखत मौजूद नहीं है। जो आपने जारी किए हैं उस पर तमाम दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन जो निसार मुर्राई की JIT आपने जारी की है उसमें रेंजर्स और MI के दस्तखत नहीं है। तो अगर अली जैदी साहब के डॉक्यूमेंट पे सवाल उठाए जा सकते हैं कि उनमें तमाम इदारों के दस्तखत नहीं मौजूद, तो यहां पे ऑफिशियली आपने एक चीज जारी कर दी है जिसपे दो बड़े अहम लोगों के दस्तखत नहीं है, ना रेंजर्स के हैं ना मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने खुद वो आज ही देखी और मैं ये पता नहीं कर सका कि उसकी वजह क्या है, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीज जिस तरह सबमिट हुई हमने उसी तरह वो पब्लिक कर दी है। अगर एक के ऊपर 4 या 5 अफराद के दस्तखत हैं और 1-2 लोगों के नहीं है तो हमने उसी तरह पब्लिक कर दी। 1 या 2 दूसरी जो है उनके ऊपर सबके दस्तखत है तो हमने वो पब्लिक कर दी। अगर तो अली जैदी साहब ये समझते हैं कि जी जो हमने पब्लिक की हैं वो ठीक नहीं है तो वो जा सकते हैं, डिफरेंट फोरम मौजूद है, जाके चैलेंज करने। इसमें सईद गनी साहब आपने ये कहा कि ये JIT रिपोर्ट जो है आज कल में सबमिट नहीं हुई, जैसे ही कंप्लीट हुई ये सबमिट हो चुकी थी, अभी आके ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, पब्लिक कर दिया गया है। तो क्या इन पर जो सबके दस्तखत मौजूद हैं वो जब भी ये JIT सबमिट हुई ऑब्वियसली उसी वक्त उनके सारे दस्तखत मौजूद थे और वो लोग, वो इदारे अभी भी इसकी तस्दीक करने के लिए तैयार होंगे कि यही वो JIT थी जो आपने सबमिट की थी, इसमें किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं हुई? तो ये सिंध हुकूमत खुद से भी तो ये कर सकती है कि उनसे करके कि जी आप खुद भी बता दें कि ये वही JIT है जो हमने सबमिट की थी जब सबमिट करने की डेट। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए, एक तो अगर आपने वो JIT देखी है तो उसमें उसके हर सफ़े पे दस्तखत, ये नहीं है कि सिर्फ आखिरी पेज पे है, उसके हर सफ़े पे दस्तखत मौजूद है। और अगर हर सफ़े पे दस्तखत है तो इसका मतलब है कि लोगों ने पढ़ने के बाद उस पर दस्तखत किए हैं। दूसरी बात यह है कि जब हाई कोर्ट के अंदर ये सारा मामला चल रहा था उस वक्त भी हुकूमत ने, जो मेरी मालूमात है, मैं कोई ज़्यादा इस पर तहकीक नहीं कर सका, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं कि उस वक्त भी अदालत के सामने सील्ड एनवेलप में ये रिपोर्ट्स उनको पेश की गई थी और वो अदालत में के जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्होंने खोल के देखी भी हैं। तो अगर अदालत में आज से साल भर पहले या 2 साल पहले, पता नहीं 17 में उन्होंने ये पिटीशन की थी या 16 में की थी, तो उस वक्त भी अदालत के सामने पेश की गई थी, तो ये तो नहीं हो सकता कि जो अदालत के सामने पेश की होगी वो कोई और होगी, जो आज हम पब्लिक करेंगे वो कोई और होगी। तो ये सरीहन गलत है बात कि इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली की गई है। जो JIT के जो मेंबर्स थे उन्होंने कंपाइल करने के बाद, साइन करने के बाद जो हुकूमत को, डिपार्टमेंट को सबमिट की हैं वो वही है जो आज हमने पब्लिक की है। सईद गनी साहब, आखिरी सवाल आपसे। दोनों JIT मैंने खुद देखी है, निसार मुराई वाली भी और उज़ैर बलोच वाली भी। इसमें जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे, एक वक्त में इंटीरियर मिनिस्टर थे, बड़े अहम रहनुमा समझे जाते थे, जरदारी साहब के भी काफ़ी करीब थे, उनके हवाले से भी काफ़ी डैमिंग चीज़ें हैं। किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया MQM हकीकी को, असले के लिहाज से भी, उसके अलावा उज़ैर बलोच को भी जिस तरह फैसिलिटेट किया गया, वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। तो क्या उस वक्त उनसे ये चीज़ें नहीं पूछी गई कि जनाब आप एज ए इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, या वो पार्टी लीडरशिप की कंसेंसस से ये सब कुछ करवा रहे थे? नहीं, देखें, अगर पार्टी लीडरशिप की कंसेंसस होती तो शायद जो इख्तलाफात पैदा हुए थे वो ना होते। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो स्टाइल था वो कोई ऐसी खुफिया बातें नहीं है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं उन दिनों में तो आपको सारी चीज़ें सामने नजर आ जाएंगी क्या क्या कुछ हो रहा था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उस वक्त सिंध काबीना के सबसे मजबूत तरीन मिनिस्टर थे, डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर भी समझे जाते थे और वो हर चीज़ अपनी मर्जी से करते थे। जो उनका स्टाइल था, बड़ा एग्रेसिव आदमी थे, तो वो सारी चीज़ें करते रहे। लेकिन जब पार्टी ने ये महसूस किया कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक अमल है और उससे शहर का अमन भी तबाह हो रहा है, पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो पार्टी ने अपने आप को उससे दूर किया। और उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया पीपल्स पार्टी के ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर खास तौर पर जिस किस्म के इल्जाम लगाए, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो उन्होंने तो पूरा मतलब पूरी बड़ास निकाली है इस बात पर कि हमने उनको दूर क्यों किया। लेकिन आज अगर अली जैदी साहब हैं या PTI हैं, वो ये एतराज़ उठाते हैं, उनका जो हक है कि जी उज़ैर बलोच ने या जो बल्दिया फैक्ट्री का जो वाक़या हुआ उसके अंदर जो MQM के लोग थे उन्होंने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी है, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन उस दहशतगर्दी में जो आदमी सबसे आगे था, जब इनके साथ था, जो ऑन ओथ एडमिट करता है, जो आज भी मानता है, वो आज GDA की सूरत में PTI का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ MQM जो है वो भी उनकी इत्तेहादी है।
तो इस वक्त दोनों या तीनों JITs जो भी आई हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर सामने आता है, या जो शायद पीपल्स पार्टी के अंदर अगर किसी शख्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो बहुत बड़ा किरदार नजर आता है, जुल्फिकार मिर्ज़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI के लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत और हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो जहाँ उज़ैर बलोच का नाम लेते हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं, वहाँ साथ साथ NQM और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा का नाम भी लिया जाए। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी स्टोरी पर हमने अली ज़ैदी साहब से भी रब्ता किया, लेकिन हो सकता है कि वो कल शो में आ जाए। हम उनका इंतजार करेंगे, काफ़ी सारे सवालात उनसे भी पूछने हैं। इसी पर अब मजीद तफसीली बात करेंगे। हबीब जान बलोच ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हैं और फ्रेंड्स ऑफ लियारी और उज़ैर जान बलोच के भी करीबी साथी समझे जाते रहे किसी वक्त। हबीब जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने JIT की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी। आप चूंकि लियारी को अंदर बाहर से जानते हैं, बचपन से वहाँ पर सियासत की है, उज़ैर बलोच के साथ मिलकर भी आपने की है, क्या पहला तो आपका रिएक्शन इस पर क्या है? और दूसरा ये कि PTI का बड़ा एतराज ये है कि ये वो वाली JIT रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी के उज़ैर बलोच से राब्ते थे, वो उनको फैसिलिटेट करते थे, उनसे काम निकलवाते थे। आपकी टेक इस पर क्या है? पहले तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, और बात मैं कहूंगा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, न जाने न जाने तो माली न जाने। अब ये JIT की रिपोर्ट पर इतना हल्ला गुल्ला और शोर शराबा, कुछ एंकर्स आपके चैनल्स के पिछले 3-4 सालों से ये एक लाइन की JIT चलाते रहे हैं, और हमने भी सुना था कि जनाब के ये जरदारी साहब भी हैं, फरियाल साहबा का भी नाम है, और बहुत सारे नाम हैं या नहीं है। पहले तो मैं इस JIT को मुस्तरद करता हूं, इसलिए कि इस JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इससे पहले भी आप के लोगों ने बड़ी JITयां बनाई, और उन JIT का नतीजा ये निकला कि उन सब की जमानतें हो गई, और एक JIT तो डॉक्टर आसिम की भी थी, जो लाइव वीडियो थी विद ऑडियो डॉक्टर आसिम की, आज वो भी जमानत पर हैं, जरदारी साहब भी जमानत पर हैं, फरियाल साहबा भी जमानत पर हैं। उज़ैर बलोच की JIT के पीछे ये जीना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये अलग बात है। अब मुझे बताएं कि JIT आपने बनानी ही थी तो 3-4 साल पहले आप रिलीज करते थे, ये इस वक्त आखिर क्यों? अब आसिफ अली जरदारी को अगर आप उज़ैर के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहते हैं, कि एक सुनने में ये आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी कमरे के अंदर बैठकर दीवारों के पीछे हुकूमत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, शायद अख्तर मैंगल और दूसरी चीजें, तो हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि उज़ैर बलोच के नाम पर शक्कर की मिलें, बिलावलास के नजदीकी प्रॉपर्टियां, ये कत्ल, ये लॉन्च, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ करके कुछ उसको डरा सकें। यार उज़ैर बलोच को आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं गरीब आदमी को? 2-3 चीजें, एक तो बाकी चीजें साइड पे कर लेते हैं, इससे सियासी अवामिल। उज़ैर बलोच खुद अगर ये एडमिट कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं 197 कत्ल का, साथ साथ में उन्होंने जो भी किया सारी तफसील जो है वो हमने बयान भी कर दी, और इतना टाइम सवाल पूछने में नहीं है हमारे पास कि मैं वो सारी तफसीलात आपके सामने भी रखूं। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने SHOs को तब्दील किया, मैंने अपने वालिद साहब के कत्ल का बदला लेने के लिए कितने लोगों को रेंजर्स के ज़रिए, मतलब ये सब कुछ जो हमारे सामने है ये वो खुद कह रहे हैं, उसके सबूत दे चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं ईरानी शरीयत है मेरे पास। माजी में भी ऐसे कई एतराफात लोगों ने किए हैं। अब 198 कत्ल और दूसरे एतराफात। अब ईरानी पासपोर्ट में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के KPK और बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा शहरी ईरानी और अफगानी शहरियत रखते हैं, जिस तरह ड्यूल नेशनलिटी होती है। कई पाकिस्तानी गुजरा और MNAs वगैरह अब भी मौजूद है। फैसल वोडा का मसला कि वो अमेरिकन भी है और पाकिस्तानी भी है, जिस तरह हमारे साथ होता रहा है। तो ईरानी पासपोर्ट का होना कोई अनहोनी अचंभे की बात नहीं है। अब रहा सवाल ईरानी इंटेलिजेंस। अब मैं कहता हूँ ये इतना मज़ाक़ खेज बयान है कि जिस उज़ैर बलोच ने जनरल रायल शरीफ की तस्वीरें लगाकर कराची की हिफाजत की हो, उसको आप ईरानी इंटेलिजेंस का बंदा बताकर उसकी बेइज्जती करते हैं। उज़ैर के पास पाकिस्तान की मालूमात क्या हो सकती है? उसके पास ज्यादा से ज्यादा मालूमात होगी कि ली मार्केट कैसा बना हुआ है, कराची का क्लिफ्टन कैसा है। तो सर अगर इसको इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हमने चैलेंज कर दिया
या पाकिस्तान की हबीब जान साहब, ये बताइए, ये एक जो बड़ा मैं आपसे पूछूंगा, आप चूंकि खुद पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप में, टॉप टियर लीडरशिप में, क्योंकि पीटीआई का यह कहना है कि जेआईटी से नाम निकाल दिए गए हैं, किस हद तक कोऑर्डिनेशन थी? क्योंकि उनके घर पर पार्टियां भी होती थी, एक दूसरे के यहाँ जाते भी थे, ये ताल्लुक क्यों था? क्योंकि अगर जेआईटी ये साबित कर चुकी है, जिसमें रेंजर से लेके आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस सबके उस पर दस्तखत मौजूद हैं कि उज़ैर बलोच ने ये सब कुछ किया है, ये किसके कहने पर किया? कितने उनके क्लोज रिलेशनशिप थे पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप के साथ, इंक्लूडिंग जुल्फिकार मिर्जा जो एक वक्त में इंटीरियर मिनिस्टर थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी लियारी से हमारा ताल्लुक नहीं था कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो की करिश्मा साज पर्सनैलिटी के बाद लियारी में हर पैदा होने वाला दूसरा बच्चा पीपल्स पार्टी के साथ ही मुंसलिक हो जाया करता था। तो उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ इंटरेक्शन होना, मुंसलिक होना कोई नई बात नहीं थी। रहा सवाल के पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो क़यादत आसिफ अली जरदारी की सूरत में और जो मफाहमत और रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स थी, उसमें अल्ताफ हुसैन के प्रेशर के बाद पीपल्स पार्टी ये सोचने पे मजबूर हुई थी कि मजालिम बढ़ते चले गए, कराची में जो बोरीबंद लाशें बढ़ती चली गई, तो उनकी मजबूरी थी कि लियारी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ लियारी रह गया था। और क्योंकि पसे पर्दा एमक्यूएम की मुत्तहदा क़यादत अरशद पप्पू, गफार जिक्री, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर और नबील कपूर खुद जो पीपल्स पार्टी के पहले रहनुमा थे और डाइवर्ट होकर जब चले गए एमक्यूएम की तरफ, तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि उज़ैर बलोच की या दूसरों की खिदमत ले। तो ये एक सिलसिला था। तो वो रिकमेंडेशन थी उज़ैर बलोच की कि इन लोगों को टिकट दिया जाए, ताकि वो पॉलिटिकली तौर पे मजबूत भी थे, गरीबों की औलाद थे। तो पहले ये होता था, अमूमन जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि उनका भाई मुंह बोला टप्पी इलेक्शन लड़े, तो मुजाहमत हुई वहां पर एक किसी टप्पी को या किसी नबील कपूर टाइप के नए आने वाले को। ये इवन यूसुफ बलोच सेनेटर, तो उनका ताल्लुक लियारी से नहीं था और ऐसे नहीं थे, तो उज़ैर बलोच की टीम ने, बुजुर्ग कमेटी ने मना किया और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की। उस रिकमेंडेशन के बाद ये टिकटें हुई, तो इसको शोर बनाना मैं समझता हूँ कि बिला वजह की बात। हबीब जान बलोच साहब, सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद बात करेंगे एक और जेआईटी की बड़ी डैमिंग जेआईटी रिपोर्ट आई है। 260 के करीब पाकिस्तानियों को, मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था बल्दिया टाउन फैक्ट्री में। उस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को लगने वाली आग साने नहीं था, दहशतगर्दी थी। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से 25 करोड़ रुपए भत्ता ना दिए जाने पर किसने और किसके कहने पर 260 अफराद का कत्ल किया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज जो जेआईटी रिपोर्ट जारी की गई है, इसने पूरे वाक़े के मरकजी किरदारों के चेहरे से निकाब उठा दिया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 2012 में पेश आने वाले इस वाक़े के तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं, हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। मरकजी मुजरिमान का जेआईटी की हद तक तो कम अज कम इल्म हो चुका है, लेकिन अब तक इस केस का फैसला नहीं हो सका। जो मालूमात आज जेआईटी में सामने आई हैं, वो किसी न किसी शक्ल में पहले भी सामने आ चुकी थी। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एमक्यूएम के रहनुमा हमाद सदीकी ने अपने फ्रंट मैन रहमान भोला के जरिए अली एंटरप्राइजेस के मालिक अरशद भेला से 25 करोड़ रुपए भत्ते या फैक्ट्री में शेयर्स का मुतालबा किया, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकान ने बल्दिया टाउन की मकामी एमक्यूएम क़यादत से रब्ता किया और 9-0 में हमाद सदीकी से मुलाकात की, जिसमें तल्ख कलामी हुई और हमाद सदीकी ने अपने मुतालबे से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस वाक़े के बाद हमाद सदीकी ने रहमान भोला को एक बार फिर भत्ते की वसूली के लिए अहकामात जारी किए, लेकिन फैक्ट्री मालिकान की जानिब से एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया गया और रहमान भोला ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 सितंबर को मंसूबा बंदी के बाद फैक्ट्री में केमिकल के जरिए आग लगा दी। जेआईटी रिपोर्ट का मुताला अगर किया जाए तो ऐनी शाहिदीन के बयानात से साबित होता है कि फैक्ट्री में आग लगने का वाकया दहशतगर्दी थी, जिसमें 5 अफराद ने फैक्ट्री में दाखिल होकर शॉपर्स में मौजूद केमिकल मुख्तलिफ मकामात पर फेंके, जिसके बाद 5 से 10 मिनट में आग लगा दी गई। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस की नाअहली भी साबित हुई, क्योंकि जेआईटी की तश्कील वाकये के तकरीबन 1.5 बरस बाद हुई। 2.5
ढाई बरस बाद हुई और इतनी मुद्दत गुजरने के बाद जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, जबकि पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं की। FIR अंदाजों और मफरूजों की बुनियाद पर बनाई गई। जाए वक़ूअ से मिलने वाले सैंपल्स को किसी मुतालिका डिपार्टमेंट नहीं भिजवाया गया और वाक़े की वजह शॉर्ट सर्किट और मालिकान की गफलत करार देकर उन्हीं के खिलाफ केस बना दिया गया, जिससे साबित होता है कि पुलिस वाक़े के मुजरिमान को ही फायदा पहुंचा रही थी, क्योंकि पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट साबित करती है कि आग लगाई गई लेकिन पुलिस ने इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगाने वाले मोहम्मद जुबैर के वालिद को कई बार यह पेशकश की गई कि उसके बेटे को, जो मुल्क से फरार हो चुका था, रिटर्न टिकट दिया जाएगा ताकि वो तहकीकाती टीम को असल किरदारों तक पहुंचाने में मदद कर सके, लेकिन इस पेशकश का मस्बत जवाब नहीं दिया गया। इसी JIT रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया कि फैक्ट्री में आग लगवाने के बाद भी मुजरिमान ने फैक्ट्री मालिकान से भत्ता वसूल किया और इस रकम से हैदराबाद में एक बंगला खरीदा जो फैक्ट्री मालिकान को वापस किया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साने के बाद फैक्ट्री मालिकान ने हैदराबाद में MQM के मोहम्मद अली हसन से रब्ता किया, जिसने दावा किया कि उनके अनीस कायम खानी से करीबी ताल्लुकात हैं और फैक्ट्री मालिकान को कायल किया कि वो उन्हें 5 करोड़ रुपए अदा करें जो फैक्ट्री साने में जाम बहक होने वाले वर्सा को अदा किए जाएंगे और इस रकम के बदले MQM की क़यादत से उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। JIT के मुताबिक यह इंकशाफ खुद फैक्ट्री मालिकान ने तफ्तीश के दौरान दुबई से किए और बताया यह गया कि इसके बाद जब उन्होंने मोहम्मद अली हसन से रब्ता किया कि यह रकम वर्सा को कब अदा की जाएगी तो उन्हें बताया गया कि यह पैसे अनीस कायम खानी को दिए जा चुके हैं। JIT रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया है कि MQM के जरिए मकामी फैक्ट्री मालिकान से भत्ता वसूल करने का मामला सिर्फ एक फैक्ट्री तक महदूद नजर नहीं आता, क्योंकि इसी फैक्ट्री से MQM की मकामी क़यादत कभी ज़कात और फितराने के नाम पर, कभी गारमेंट्स में हिस्से के नाम पर, तो कभी पार्टी के लिए डोनेशन के नाम पर भत्ता वसूल करती रहती थी और फैक्ट्री में मुलजिमान को रखवाने मुलाजिमीन जो मुलजिमान जितने भी थे वो कोशिश ये किया करते थे कि मुलाजिमीन भी इन्हीं के रखवाए जाएँ और हटवाने में भी असर रसूख इस्तेमाल करते रहे। अहम इंकशाफात हैं जो नए सवालात उठा रहे हैं कि साने की असल वजूहात और मुहर्रिकात सामने आने के बाद भी असल मुजरिमान को अब तक सजा क्यों नहीं हो सकी, इस फैक्ट्री के मालिकान पाकिस्तान से बाहर क्यों हैं और जिन MQM रहनुमाओं के नाम इस JIT रिपोर्ट में सामने आए हैं क्या उनसे भी कोई तफ्तीश होगी, क्या इस वाक़े के पीछे और भी अहम नाम छुपे हुए हैं। नाज़रीन, इसी JIT रिपोर्ट पर तफसीली बात करेंगे। नासिर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनरल सेक्रेटरी है नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के। तो JIT रिपोर्ट सामने आ गई है, कैसे आप इसको देख रहे हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिला और ओवरऑल विक्टिम्स की जो उनकी फैमिलीज है कंपनसेशन की, चूंकि जर्मनी तक ये बात पहुंच गई थी, तो ब्रीफली जरा बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं विक्टिम्स की फैमिली इस JIT रिपोर्ट को। JIT रिपोर्ट ने जो है इस सारे केस का एक हिस्से को देखा है और एक हिस्सा ये था कि आग लगी या लगाई गई, और लेकिन ये कि उसका एक दूसरा बहुत ही अहम जो फैक्टर था उसको देखने की कोशिश नहीं की गई। वो फैक्टर ये था कि फैक्ट्री के अंदर क्या ऐसे इंतज़ामात मौजूद थे कि अगर कोई आग लगे या इमरजेंसी हो तो वर्कर्स को निकलने का रास्ता हो, और वर्कर्स को क्या उस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि आग लगे तो किस तरीके से फायर फाइटिंग करनी है और किस तरीके से निकला जाए। इस सारे मसले को इग्नोर किया गया इस JIT के अंदर, और एक ख़ास एंगल के साथ जो है सिर्फ एक बात करके मालिकान को जो है उनके ऊपर जो जुर्म साबित होता है उनको मासूम बनाने की कोशिश की गई है। नासिर मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,30,000 से तजावुज़ कर चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटों में 3,300 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 50 अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मौन खसूसी बराए सैर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी कोरोना से मुतासर हुए हैं और हम दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला ने जल्द एहतियात करे। लेकिन मस्बत बात यह है कि नए केसेस की तादाद में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी कामयाब रही है और इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि आने
वाले दिनों में नए केसेस की तादाद में मजीद कमी वाक़ई होगी। लेकिन अब भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या नए केसेस की तादाद में कमी टेस्टिंग की तादाद कम होने का असर है, क्योंकि खुद हुकूमत के मुताबिक टेस्टिंग की सलाहियत में जो है वो कमी नहीं हुई, लेकिन जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें ज़रूर कमी आई है और अब तक इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि इसकी बुनियादी वजह है क्या। BBC पाकिस्तान के कोरेस्पोंडेंट सिकंदर किरमानी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की वबा के आगाज़ के बाद मुल्क के दो बड़े शहरों खुसूसन कराची और लाहौर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में अमवात ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हैं, जिससे तासुर ये उठता है कि कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद की अमवात रिकॉर्ड ही नहीं की गई। इस रिपोर्ट की बुनियाद 2019 और 2020 में जून के महीने में होने वाली अमवात के सरकारी रिकॉर्ड को डेटा को बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के आदादोशुमार के मुताबिक जून 2019 में KMC के ज़ेर इंतज़ाम 32 सरकारी कब्रिस्तानों का जायज़ा लिया गया, जिनमें तकरीबन 2375 अमवात हुई, तदफीन उनकी हुई। लेकिन जून 2020 में तकरीबन 3500 अफराद को सुपुर्दगा किया गया, जो गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में तकरीबन 1200 का इजाफा है। दूसरी जानिब लाहौर के डेटा पर अगर नज़र डाली जाए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ लाहौर के मुताबिक जून 2019 में 1744 अमवात रिकॉर्ड हुई, लेकिन रवा बरस जून में 3723 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हुई। लेकिन सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में अब तक कोरोना से 1117 जबकि लाहौर में 686 अमवात जो हैं वो हुई हैं। तो जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के बायस होने वाली अमवात की एक बड़ी तादाद के बारे में हुकूमत जो है वो लाइल्म है। हुकूमत की जानिब से इस बात का तो एतराफ़ किया गया है कि असल केसेस की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन अमवात से मुतालिक हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। ये बात भी हतमी तौर पर नहीं की जा सकती कि इन अमवात में इजाफे की वजह कोरोना ही है, लेकिन इसकी तफ्तीश ज़रूरी है कि क्या एक बड़ी तादाद में अमवात जो हैं कोरोना से रिलेटेड वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की असल सूरत हाल हुकूमत के सामने नहीं आ सकी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सरबराह डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कोरोना का इस वक्त अगर कर्व को देखा जाए, ऑल्दो टेस्ट भी काफ़ी कम हो रहे हैं, लेकिन शरह अमवात भी ड्रॉप हुई है और पॉजिटिव केसेस भी ड्रॉप हुए हैं। एक तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? दूसरा, BBC के जो जर्नलिस्ट हैं सिकंदर किरमानी, उन्होंने कुछ डेटा निकाला है जो कराची और लाहौर के कब्रिस्तानों का है और उनको कंपैरिजन उन्होंने उसका किया है गुज़श्ता साल से, और शरह अमवात जो हैं, डेथ असल में जो डिजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे ये शुकूक शुबात भी पैदा होते हैं कि शायद कोरोना की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो पूरी की पूरी 100% उस तरह से रिकॉर्ड नहीं की गई। क्या टेक है इसकी सर आप इस सारे मामले पर? बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, जैसे आपने खुद बिल्कुल ठीक कहा कि शरह जो हॉस्पिटल्स को अगर हम देखें, हॉस्पिटल की कैपेसिटी को, तो डेफिनेटली कैपेसिटी क्रिएट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उतने केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं हो रहे और जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो भी कम हुई हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें बहुत सारा अमल दखल इस चीज़ का भी है कि जो हमने टेस्ट कम किए हैं, ऑल्दो कैपेसिटी बड़ी है लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग हो कम रही है। और नंबर 2, एक और भी फैक्टर है कि क्योंकि ये बीमारी काफ़ी हद तक अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मेटाइज हो चुकी है कि लोग ना तो इसको रिवील करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, और वो ये भी चाहते हैं कि इससे मरा भी ना जाए या हमारा कोई प्यारा भी इससे ना मरे, क्योंकि उनके शकूक व शुबहात हैं कि शायद वो दफन ना कर सकें, शायद वो प्रॉपरली फ्यूनरल ना कर सकें, प्रॉपर नमाज ना हो सके। तो इसलिए एक ये भी एलिमेंट है कि रिपोर्टिंग वैसे भी जो अच्छे इवन दुनिया के मैकेनिज्म है, और WHO का भी यही कहना था कि उनमें भी जब एक केस रिपोर्ट होता है तो कम से कम 4 से 5 केसेस गो अनरिपोर्टेड। तो हमारे अभी ये इशू हुआ है कि लोगों ने अपने घर को पहले मस्जिद बनाया था, अब घर को हॉस्पिटल भी बना लिया है। तो बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिकल हालत में भी, माइल्ड टू मॉडरेट तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं जो घर में ही टेलीफोन पे ही चाहते हैं कि उनका इलाज किया जाए। जब उनकी ऑक्सीजनेशन फॉल भी होती है, जब वो ऑक्सीमीटर घर पे भी लगाया तो घर पे सिलेंडर ले आते हैं। जब उनको कहा जाता है कि नहीं इससे ज़्यादा कोई स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है तो वो घर पे ही कोई इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इस तरह भी काफ़ी हद तक अनरिपोर्टेड डेथ्स जा रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें मोर्टेलिटी, जैसे कब्रिस्तानों की अगर आप फिगर्स लें तो उसमें कोई ख़ास कमी नहीं है, वो कोमॉर्बिडिटी से भी उतनी हो रही हैं
तो मसला अब ये बना हुआ है क्योंकि ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक स्टिग्मेटाइज्ड हो चुकी है, इसलिए रिपोर्टिंग इसकी और भी कम हो रही है। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि कर्व फ्लैट रहे और या नीचे आना शुरू हो। लेकिन एक बहुत बड़ा, जैसे अब हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली थ्रेट आ रही है इस बीमारी की वजह से हमारे तमाम मुल्क को और मुसलमान उम्मा को, वो ईद की सूरत में आ रही है। एंड आई होप कि उसमें भी हम इसको किसी ना किसी तरीके से कंटेन कर सकें। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि पहले ईद उल फितर में भी हमने देखा कि उसके बाद लॉकडाउन ईज ऑफ हो गया और अचानक से हमने सर्च देखा। आगे ईद उल अज़हा और फिर कुर्बानियाँ वगैरह भी होंगी, तो क्या एक पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक सर्विस का भी एक मैसेज जाना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट को इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या इस तरह भी किया जा सकता है कि ये खैरात वगैरह और जो कुर्बानी के पैसे हैं वो आप डोनेट भी कर सकते हैं? मतलब गैदरिंग का हर सूरत में जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए। तो क्या इस पर स्ट्रेटजी हो सकती है? आप क्या एडवाइस करेंगे और आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कम से कम केसेस जो हैं ईद उल अज़हा उसमें सर्च का बायस ना बने? देखिए आदिल, यही चीज़ हमने रमज़ान में बहुत कही थी, डॉक्टर्स ने, तमाम मेरे साथियों ने भी कही थी कि खुदारा के ये जो हमारे SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग के, और क्राउडिंग नहीं करें। और लेकिन देखा ये गया कि लोगों ने एक बच्चे की ईद नई जूती से हो जाए इस ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं की, उन्होंने कई जानों की कुर्बानी कर दी। उस वक़्त ओनरशिप दी गई थी पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने और ताजर तंजीमों ने कोई भी उस पर अमल दरामद ज़ीरो के लेवल पे हुआ और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन एकदम इंक्रीज़ की। अभी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हज जिन्होंने किया है, मैंने भी देखा है कई दफ़ा हज हुआ, कि हज पे हमें नहीं पता होता कि कुर्बानी कब हो गई है। हमें एक चिट मिल जाती है कि फ़लाने टाइम पे आपकी कुर्बानी होगी, आप आराम खोल लें। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का मसला ये नहीं है कि ज़रूर आपने एक शौक़ से जानवर ख़रीदने जाना है, उस जानवर को पूरी फैमिली ने जाना है, उस मंडी में जाना है, उस जानवर को हाथ लगाने हैं। दो, ये गोश्त में वायरस का आना अनयूजुअल होगा और जिस तरह से हम पकाते भी हैं वो नहीं होगा, लेकिन आफ्टर ऑल जानवरों को कोई इतना टच करेगा और इतनी क्राउडिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिशन बहुत बढ़ने वाली है, और मैं कहता हूँ डेंजरस हद तक बढ़ने वाली है। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि जो हज़ारों की तादाद थे जो हमारे फार्मर्स आएंगे ये जानवर लेके कि वो कैरी नहीं कर रहे होंगे वायरस? एक या दो ही काफ़ी होंगे लोग पूरी मंडी को इन्फेक्ट करने के लिए। और फिर वो जब बायर्स जो हैं वो घर लेके जानवर जाएंगे और खुद भी घर में जाएंगे, और वहाँ तो आई एम श्योर कि कोई हाथ धोने का भी इंतज़ाम नहीं होगा और कोई मास्क पहनने का भी रिवाज नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हमने तो कह ही सकते हैं कि इस ईद पे हमें वाकई कुर्बानी करनी चाहिए और अपने जज्बात की कुर्बानी करनी चाहिए। पैसे आप ज़रूर कुर्बानी के दें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खुद आपकी जगह पे कुर्बानी कर देंगी और वो आपको पता चल जाएगा कि वो कुर्बानी हो गई और गरीबों तक वो गोश्त पहुंच जाएगा। अल्लाह को ये खून और गोश्त की तो ज़रूरत भी नहीं है, उनको तो आपके जज्बे की ज़रूरत है, वो बार बार कहा गया है। तो आई एम श्योर कि एक किसी की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके बकरा ज़िबा करने के। तो लेट्स डू दैट एज ए कॉम। और मेरा ख्याल है कि एज ए कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं करने लगा कि मैं मंडियों में जाऊं या किसी को भेजूं कि वो खरीदे। आई एम श्योर आई कैन डू इट ऑनलाइन, और ऐसे ही करेंगे हम इंशाल्लाह। और दैट विल बी ए बिगर सेलिब्रेशन फॉर अस कि किसी की हमने जान बचा दी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करके। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे, ये सबको हमें ज़हन नशीन करना चाहिए और हुकूमत को भी ज़हन नशीन करना चाहिए कि जो ईद उल फितर में जिस तरह से हुआ, उसके बाद लॉकडाउन ईज ऑफ हुआ, लोगों ने प्रोटोकॉल्स को, SOPs को फॉलो नहीं किया और फिगर्स हमारे सामने थे। तो कम अज़ कम ईद उल अज़हा पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकायदा तौर पर जो डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे थे कि इसको एक पॉलिसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जा सकती है कि कुर्बानी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।